नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का क्लास है हिंदी उपन्यास का विकास। क्या है? हिंदी उपन्यास का विकास। ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पहला हो चुका है, नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल में। ये दूसरा है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग जासूसी उपन्यास पढ़ने वाले थे। क्या? जासूसी उपन्यास। ये बता चुका था मैं कि जासूसी उपन्यास लिखना कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। कौन थे प्रथम इसका लिखने वाला? तो सर आर्थर कानन डायल थे, जो जासूसी उपन्यास लिखने के लिए प्रख्यात थे, ठीक है। जबकि हिंदी में सर्वप्रथम किसने लिखा जासूसी उपन्यास? तो गोपाल राम गहमरी ने। हाँ, गोपाल राम गहमरी से शुरुआत होता है हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में, ठीक है। इसलिए इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। किस लिए हिंदी का कानन डायल कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को? तो ये जासूसी उपन्यास लिखने के लिए, ठीक है। ये बता चुके थे। अब हम लोग आते हैं इनके कुछ उपन्यासों को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो 1866 ईस्वी में, ठीक है। इनका जितने भी उपन्यास है सब में लाश, अद्भुत लाश, फांसी, खून खराबा, यही सब चीज का जासूस का बात होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में आ जाए कि लाश का बात हो रहा है, क्या लाश का बात हो रहा है, चाहे खून का बात हो रहा है, या तो जासूसी का बात हो रहा है, ठीक है। क्या? जासूसी का बात हो रहा है या तो जासूस का बात हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा बात हो जाए तो समझ लेना कि ये गोपाल राम गहमरी का, ठीक है। 80-90% चांस है। तो क्या है इनका उपन्यास देखेंगे। एक अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, ठीक, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस। देख रहे हैं ना, अद्भुत लाश, गुप्तचर, फांसी, लाश, खून, ये सब देख रहे हैं ना, सब आ रहा है ना। इसीलिए डबल जासूस, ये सब जो शब्द से पकड़ लीजिएगा आप लोग। मायावीन, ठीक है, चक्करदार चोरी, इतना जासूस की भूल, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टिक में मार दिया हूँ। देखते रहिएगा, इनका उपन्यास पूछता है कभी, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे देख के समझ जाइएगा कि किनका ऐसो। कहीं जानिएगा गोपाल राम गहमरी किस लिए फेमस है, तो जासूसी उपन्यास लिखने के लिए, ठीक है। जासूस की चोरी, ठीक है, जासूस की चोरी हो गया, मेरी और मेरी ना हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जासूस के चक्कर में किले में खून, हाँ किले में खून, ठीक है। भोजपुर की ठगी देख लिया। जासूस की डायरी, ये इंपॉर्टेंट था, जासूस की डायरी का पूछा गया, ठीक। जासूस की एआरी, गुप्त भेद, ठीक, गाड़ी में लाश, ये सब देख रहे हैं ना, पकड़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट आता है प्रेमचंद युग। क्या? प्रेमचंद युग। आप जानते हैं कि प्रेमचंद युग कब से शुरू होता है? जब से छायावाद शुरू होता है हिंदी साहित्य में। छायावाद जब से शुरू होता है उस समय से प्रेमचंद युग प्रवेश होता है, ठीक है। तो छायावाद के समय सेम है और प्रेमचंद युग का सभी समय एक ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही बार ये सब होता है। तो 1918 से 1936 भी छायावाद का भी समय है और प्रेमचंद युग का भी समय है। तो हिंदी काव्य में, काव्य मतलब हिंदी कविता इस समय, ठीक है, हिंदी काव्य में, कविता में यह युग छायावाद नाम से प्रसिद्ध है, जो कि मैं भी बता चुका हूँ। इनके समय में सामाजिक समस्याओं, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाते थे, ठीक। किसके समय में? तो प्रेमचंद जी के समय में कैसा उपन्यास लिखा जाता था? सामाजिक उपन्यास, सामाजिक समस्याओं पे, ठीक है, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है, प्रकृतिवादी उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखा जाता था। और बालकृष्ण भट्ट, एक प्रेमचंद पे भी बात करेंगे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि हम लोग जैसे और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। सही बात है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, जैसे वेस्टर्न मतलब वही अंग्रेज लोग, ठीक है, पश्चिम, जैसे जीन्स निकला वहाँ क्या पहना शुरू किया, जीन्स पहना शुरू किया। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जीन्स पहनना शुरू कर दिए। हम लोग भी जीन्स देखा देखी पहनना शुरू कर दिए। मतलब जो करता है वो सब हम लोग करते हैं, तो ही देखा देखी हुआ। तो यही इसलिए बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं। कौन बालकृष्ण भट्ट? तो आप लोग पढ़े होंगे भारतेंदु द्विवेदी युग में आता है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। महाप्रसाद द्विवेदी से भी बड़े हैं, हाँ, याद रखिएगा। अब प्रेमचंद जी बोलते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ, जो कि पहला क्लास में आपको बता चुका हूँ। क्या है उपन्यास को? मानव जीवन का चित्र। तो उपन्यास क्या है? मानव जीवन को ही यथार्थ प्रस्तुत करता है।
अर्थात रूप में, काल्पनिक रूप में, कि मनुष्य जीवन को ही प्रस्तुत करता है उपन्यास। वही चीज इसलिए बोल रहे हैं, मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव जीवन पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोजना ही उपन्यास का मूल तत्व है। क्या है? मानव जीवन पे प्रकाश डालना, ठीक है। प्रकाश डालना मतलब एक एक चीज, समस्या सब देखना, हर तरह से मनुष्य के जीवन को खंगालना, ठीक है, और उसके समस्याओं की खोज करना, वही जो बता चुका। उसका मूल्य तत्व किसका? उपन्यास का। कौन बोलते हैं? प्रेमचंद। इस सब परिभाषा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बोलते प्रेमचंद कैसे उपन्यास लिखते थे? तो आदर्शमुख। क्या है? आदर्शमुख, अथार्थवादी। प्रेमचंद देखो, ये नेट के एग्जाम में आया था, ठीक है। क्या नेट के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उपन्यास कैसे लिखता था? अथार्थवादी, आदर्शमुख, या फिर आदर्शोन्मुख, अथार्थवादी। तो कैसे लिखते थे? आदर्शमुख, मतलब पहले आदर्शों को पहला रखा है, पहला क्रम में किसको रखा है? आदर्श को, इसके बाद यथार्थ को रखा है, ठीक है। क्या कि प्रेमचंद के उपन्यास में अर्थार्थ बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो अर्थार्थ कहीं कम पड़ जाता है आदर्शमुख होते हुए, ठीक है। क्या होरी कैसा था? गोदान जब पढ़े होंगे आप लोग, तो होरी कैसा था? आदर्शमुख, ठीक है। उनके हर एक रचनाओं में पात्र आदर्शमुख ही होते हैं, ठीक, लगभग। तो इसीलिए इनको कहा गया है, इनके रचनाओं में पहले आदर्शमुख अर्थार्थवादी, आदर्शोन्मुख अर्थार्थवादी लिखते थे। अब क्या बोलते हैं? प्रेमचंद बोलते हैं फिर से, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कोड़ी का है। इनके नज़र में जो सिर्फ मनोरंजन के लिए रचना लिखा जाता था, वो उसको बड़ा हीन भावना से देखते थे प्रेमचंद, कि यह समाज को कोई, मतलब कह सकते समाज को उठाने का, समाज का पीड़ा को, दर्द को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। लोग पढ़ के क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? तो लोगों पढ़ना चाहता है उपन्यास, क्यों? लोग समझना चाहते हैं समाज में क्या चल रहा है, वो अपना सोच से क्या लिखा है, ऐसा इसलिए। लेकिन प्रेमचंद मनोरंजन पर उपन्यास को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, याद रखिएगा, हाँ, जिसको दो कौड़ी से मात्र समझता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देख लेना, प्रेमचंद के उपन्यास है कायाकल्प, ठीक है। क्या है? कायाकल्प, अभी आगे बताएंगे। कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। हिंदी में पहला उपन्यास कौन लिखा है? हिंदी में प्रेमचंद ने, अभी समझाऊंगा आगे, प्रेमचंद ने उर्दू भाषा में बहुत, ठीक है, क्या है, उर्दू भाषा में बहुत रचना किया था। हिंदी भाषा से पहले उर्दू भाषा में रचना कर रहे थे, लेकिन वही करते थे, फिर उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट किए, ठीक है। इसके बाद हिंदी में, उर्दू में तो लिखा था, इसके बाद हिंदी में लिखा, लेकिन क्या पहले उर्दू में लिखा गया था, अब लेकिन शुद्ध रूप में हिंदी में, शुद्ध रूप से हिंदी में लिखा गया। इनका प्रथम उपन्यास है कायाकल्प, जिसमें कि जैसे सेवा सदन से भी आता है, लेकिन वो क्या है, उर्दू में पहले लिखा गया था, ठीक है, पहले उर्दू में लिखा जा चुका था। पहले उर्दू में लिखा जाने के कारण वो प्रथम उपन्यास नहीं जो हिंदी में लिखा गया था, क्योंकि उर्दू में पहले लिखा गया था, हिंदी में लिखा गया था प्रथम रूप से कायाकल्प है, ठीक है। ये याद रखिए, कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं रिपीट किया हूँ। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। और किसने दिया है? तो बंगाल, ठीक है, बंगला कथाकार है, बंगला साहित्य के शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनके ऊपर कौन से रचनाकार ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, ठीक, जिसको हम लोग नेट के सिलेबस में भी पढ़ते हैं। अच्छा, चलिए, अब क्या है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ है? तो 1880 ईस्वी में। कब? 1880 ईस्वी में। मृत्यु 1936 में, जब गोदान प्रकाशित हुआ था। कब? जब गोदान प्रकाशित हुआ था। गोदान जब प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित होने के बाद एक रचना मंगलसूत्र लिखे, जो कि आधा रह गया, अधूरा है। इसके बाद इनके मृत्यु हो गया, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब? 1880 में, ठीक है। 1880 में मतलब, और यदि कोई पूछ दे तो क्या बोलिएगा? तो 31 जुलाई, क्या है इसका रियल डेट, क्या है? 31 जुलाई, ठीक है, जुलाई, 31 जुलाई 1880। कहाँ हुआ था पैदा? तो बनारस, ठीक है, बनारस, बनारस का एक, बनारस, तो काशी लिखना सही रहेगा, काशी के एक लम्ही गांव में, ठीक है, क्या? लम्ही, हाँ, लम्ही करके गांव का नाम था, लम्ही गांव। गांव क्या था? लम्ही गांव, ठीक है। काशी बनारस जिसको कहते हैं, काशी में जन्मे थे, जिसके एक लम्ही गांव है वहां पे, ठीक है। अब इनका नाम, इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। धनपत राय में इनका नाम कौन रखे थे? तो इनके पिताजी रखे थे, पिताजी रखे थे। इनका पिताजी ने रखा था क्या? धनपत राय।
प्रेमचंद मुंशी, जिसको कहते हैं मुंशी प्रेमचंद, उनका मूल नाम क्या था? प्रेमचंद तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन इनका पहला नाम कौन था? मूल रूप से जब जन्म लिए तो उनका नाम कौन रखा था? उनके पिताजी द्वारा रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? क्या नाम रखा गया था? धनपत राय। क्या? धनपत राय। किंतु वे बाद में बदलकर नवाब राय रख दिया था। नवाब राय कौन रखा था? तो ताऊ, मतलब इनके बड़े चाचू ने। कौन? ताऊ ने रखा था इनका। ताऊ मतलब क्या होता है? बड़े चाचा, ठीक है, अपने पिताजी के बड़े भैया। तो क्या नवाब राय रखा था? नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे, जिसको नाम किसने रखा था? ताऊ जी ने उनका रखा था। पिताजी ने कौन नाम रखा था? धनपत राय। और उसके बड़े चाचू ने कौन रखा था? नवाब राय। इतना याद रखिएगा। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयानारायण निगम। दयानारायण निगम कौन हुए? तो ये जमाना पत्रिका के क्या हुए? जमाना पत्रिका के ये संपादक हुए थे, ठीक है। कौन? जमाना पत्रिका। हाँ, चलिए यहां तक हो गया। अब देखना है, यहां पे नोट नहीं किया हूं, लेकिन आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। जमाना पत्रिका, हाँ, जमाना पत्रिका का संपादक दयानारायण निगम था। इन्हीं का जब ये देखें कि बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है इनके रचनाओं के कारण। अच्छा, सुन लीजिए क्यों रचनाओं के कारण हुआ था इनका बवाल, वो थोड़ा सा कहानी बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहले सबसे जानिए कि प्रेमचंद ने जब इतना किया था, ये 20 साल से भी कम की उम्र में मास्टर बन गए थे। क्या? मास्टर बन गए थे। मास्टर बन गए थे। और कब बना था? 1990 में मास्टर बन गया था। जो 20 रुपया, कितना? 20 रुपये में मात्र नौकरी करता था। 20 रुपये में, हाँ, 20 रुपया लेके मात्र नौकरी करता था, सरकारी मास्टर था, ठीक है। और 1903 ईस्वी में एक रचना लिखा था। क्या? एक रचना लिखा था, ठीक है। उसका रचना का ओलिवर ठीक है, क्रॉमवेल नाम से था। उसका उतना ध्यान नहीं देना है, बस इतने जानना है कि, और इन्होंने पूरा डिटेल में से बात हुई हो रहा है तो और याद रख लिए। 1906 ईस्वी में एक शादी किए थे। शादी किससे किया था? तो एक बाल विधवा से, मतलब एक स्त्री का शादी हो चुका था, ठीक है। बाल में मतलब वो 18 साल की कम उम्र में ही उसका शादी हो गया था। और उनका क्या था, जिससे शादी हुआ वो उनका मृत्यु हो गया था, उनका पति, ठीक है। तो वो विधवा हो गई, शिवरानी देवी से फिर विवाह किया था, ठीक है। बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक मतलब बहुत अच्छा काम किया था उस समय, ठीक है। कौन? शिवरानी देवी से, हाँ, बाल विधवा, जिसको शिवरानी देवी से, हाँ, शिवरानी देवी से शादी किया था। इसके बाद उसका प्रथम सोजे वतन जो कहानी, प्रथम उर्दू कहानी था उनका सोजे वतन, ठीक है। यही रचना याद रखिएगा, इन्हीं के कारण नाम इसका प्रेमचंद रखा गया, ठीक है। यही सब कारण से ये सोजे वतन, क्या नाम से? सोजे वतन जो रचना था वो 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कानपुर से जमाना प्रेस में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जमाना, जो ऊपर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। ये जमाना पत्रिका से हुआ था। जिस कहानी, इसमें कैसा कहानी था? तो देश प्रेम कहानी था, और बहुत देश प्रेम, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ही था, ठीक है। इतना देश प्रेम था। तो वहाँ के कानपुर के कलेक्टर ने क्या किया था? कानपुर के कलेक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है, कानपुर के कलेक्टर, डीसी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसने सिडिशन मतलब राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया, ठीक है। और उसमें राजद्रोह का केस यहां लिख देता हूं, ठीक है। कौन? कलेक्टर ने किया था, ठीक है। कलेक्टर ने कौन सा एक्ट लगा दिया था इसको? राजद्रोह का, ठीक है, राजद्रोह का केस कर दिया था। इसके बाद इसका सारे प्रतियां, जितना सोजे वतन का प्रतियां छपा था, जितना पुस्तक छपा था कहानी, सारा को ले लिया। कितना टोटल था? 700 कहानी छपा था, ठीक है। उसमें 700 प्रति छपा था, 700, तो उसमें सारा जब्त कर लिया था। इसीलिए ये रचना के कारण बाद में जब सारा जब्त हो गया, इस नाम से लिखने के लिए अब डरने लगा कि अंग्रेज पकड़ लेगा। इसके बाद क्या क्या था? इनका एक मित्र था जमाना पत्रिका में, दयानारायण निगम, ठीक है। क्या? दयानारायण निगम नाम के व्यक्ति ने इसको प्रेमचंद छद्म नाम, क्या? छद्म नाम प्रेमचंद रखने के लिए सलाह दिया कि अपना नाम तुम चेंज कर लो, प्रेमचंद रखो, क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल नाम से तुम पकड़े जाओगे। तो छद्म नाम क्या रखा था? प्रेमचंद। समझ गए यहाँ तक? प्रेमचंद उनका नाम क्यों पड़ा सो। अब आते हैं इनके रचनाओं में, ठीक है। असरारे ठीक है, मवाविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, ये उर्दू उपन्यास है, ठीक है। असरारे मवाविद। सेवा सदन प्रेमचंद का प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन है? सबसे बड़ा हिंदी, ठीक है, सेवा सदन उपन्यास है।
प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जो कि बता दिया हूँ 1926 ईस्वी में लिखे थे। कब लिखे थे? कायाकल्प 1926 ईस्वी में, ठीक है। ये सब जो सेवा सदन, इस असरारे माओवादी, सब उर्दू में लिखा गया था पहले, ठीक है। कायाकल्प शुद्ध रूप से हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछता है, प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में रूठी रानी नाम से एक उपन्यास लिखे थे। कैसा उपन्यास था? ऐतिहासिक उपन्यास था, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास। तो ये याद रखिएगा, प्रेमचंद के ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? रूठी रानी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि प्रेमचंद द्वारा कुछ लिखे गए उर्दू उपन्यास, जिसको बाद में हिंदी रूपांतर किया गया है, ठीक है। तब मूल रूप से उर्दू उपन्यास इधर है, ठीक है, और क्या है? इधर हिंदी उपन्यास है, इधर हिंदी उपन्यास है। तो असरारे मावाविद, ठीक है। असरारे मावाविद कब लिखा गया? 1903 से 1905 में, जिसको अब इसको एक ट्रिक में याद करा दूंगा, ठीक है। क्या है? एक ट्रिक में खट से याद करा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। असरारे मावाविद, इसको देवस्थान रहस्य, हम खुरमा हम सवाब, प्रेमा और दो सखियों का विवाह नाम से, किसना, ठीक है, किसना, सो गबन, क्या हो गया? किसना, जिस नाम क्या होगा? गबन, हाँ, किसना, गबन, जलवाए इसार वरदान, बजारे हुस्न सेवा सदन नाम से किया, गोसाए आफियत प्रेमाश्रय नाम से अनुवाद किया, ठीक है, चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम से अनुवाद किया। तो इसको याद कैसे करेंगे? बोलो याद तो नहीं हो रहा है, इतना याद कैसे होगा? तो अभी देखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। असरारे, क्या ध्यान सुनिएगा मेरा बात, ठीक है। असरारे, असरारे मतलब आशा लेके कहाँ जाते हैं? असरारे, आशा लेके कहाँ जाते हैं? देवस्थान, देवस्थान मतलब मंदिर। आशा लेके हम लोग कहाँ जाते हैं जी? मंदिर जाते हैं ना। असरारे मतलब आशा लेके कहाँ जाते हैं? देवस्थान, देवस्थान का है मंदिर। तो आशा लेके मंदिर जाते हैं, देवस्थान जाते हैं, इतने के याद करना। असरारे मतलब आशा लेके कहाँ जाते हैं? मंदिर। हम खुरमा हम सवाब, जब लोग प्रेम में होता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कितना खुशी मौज मस्ती में होता है, इसलिए बोलते हैं हम खुरमा हम सवाब हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब कब? जब प्रेम होता है लोगों का, तब, ठीक है। क्या? जब प्रेम विवाह होता है तब। देखते हैं नया नया जोड़ियों को, या तो शादीशुदा होने वाला रहता है, शादी होने वाला रहता है, तो कैसे खुशी का पल रहता है, उसमें आप उससे कुछ भी मांगो तुरंत फट से दे देते हैं, तो ये ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो हम खुरमा हम सवाब कब? प्रेम में पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं, ठीक है। किसना, ये किसना कैसे ट्रिक आता है? हमारे यहाँ एक किसना, किशन करके नाम का एक डीलर है, ठीक है। क्या करते थे? वो सारा राशन गबन कर जाते हैं। क्या करते हैं? वो सारा राशन गबन कर जाते हैं, ठीक है। तो किसना क्या करता था? राशन गबन कर जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? जलवाए इसार, जलवाए क्या करता है कि जलवा, अब मेरा जलवा देखना, कब? जब वरदान मिलेगा तब। अभी यदि आपको भगवान के द्वारा, किसी के द्वारा वरदान मिल जाए तो क्या करेंगे? जलवा अपना दिखाएंगे ना जी। तो जलवा कब दिखाएगा आप आदमी? जब वरदान मिलेगा। तो जलवा दिखाता है कब? जब वरदान मिलता है। और तब बाजारे हुस्न, आप जानते हैं कि बाजारे हुस्न, बाजार में हुस्न देखने को मिला, ठीक है। सेवा सदन, ऐसे याद रखिएगा कि सेवा सदन का विषय वस्तु है कैसा? तो वैश्या जीवन पे आधारित है, ठीक है, वैश्याओं पे आधारित है। तो बाजार गया, ठीक है। तो बाजार उस समय के उपन्यास, उस समय क्या वैश्यावृत्ति बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है। तो बाजार गया था, वैश्यावृत्ति, वैश्या लोग देखने को मिला था, ठीक है। ऐसे हम लोग को याद करने, एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, ठीक है। उतना दिमाग लगाने नहीं कि क्या सही है क्या नहीं। बाजारे हुस्न, बाजार में गया, हुस्न देखा, हुस्न क्या मतलब? वैश्याओं को देखा, सेवा सदन, ठीक है, उसे सेवा सदन लिया। गोसाएं आफियत, अब आप लोग जानते हैं कि आफत में लोग कब पढ़ता है? हाँ, आफत में लोग कब पढ़ते हैं? जब प्रेम को आश्रय बना लेता है, ठीक है। प्रेम को आश्रय बना, मैं अब जीऊंगा मरूंगा इसी के लिए, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो जब आफत कब आता है उसको? हाँ, जब प्रेम में पड़ जाता है, भूल जाता है, ठीक है, प्रेमाश्रय, ठीक है, प्रेम में आश्रय ले लिया कि अब तो प्रेम के लिए ही जीना मरना। तो क्या होता है? आफत आता है। तो आफत कब आता है? प्रेमाश्रम के लिए, ठीक है। चौगाने हस्ती, अब चौगाने हस्ती, ठीक है। चौगाने मतलब ये चार तरफा है, बीच में क्या करेंगे? हस्ती उड़ा देंगे, जिसे कहते हैं कब रंगभूमि, ये रंगभूमि है, ठीक है। क्या है? रंगभूमि है। अब इसमें हम हस्ती उड़ा देंगे, सारा दुश्मन को मार काट के छितरा देंगे, ठीक है। मतलब चौगाने हस्ती उड़ा देंगे उसके। क्या हो गया? देखिए, असरारे, आशा ले कहाँ जाते हैं? देवस्थान। हम खुरमा हम सवाब कब होता है? प्रेम में लोग पड़ता है तब ज्यादा खुशी। किशन क्या करता था? राशन गबन कर जाता था, कोटा वाला, ठीक है। जलवाए, जलवा कब करेंगे? जब वरदान मिलेगा तब। तो बाजारे हुस्न, बाजार में गया, हुस्न दिखा, क्या? तो वैसे के लिए सेवा सदन, ठीक है। गोसाएं आफत, आफत कब पड़ता है? जब प्रेम को श्रेय बना देता है, प्रेम लोग करता है तो आफत ही पड़ता है ना। चौगाने हस्ती उड़ा देंगे उसका, कब? जब रंगभूमि में घुसेंगे तब, ठीक है। ये ट्रिक हो गया,
मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा, अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा ट्रिक, ठीक है। और इनके प्रेमचंद का जितना उपन्यास है ये एक झटके में याद हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार है, ठीक है। अब हम देखने की कौन कौन से रचना इनका है। देवस्थान रहस्य जो पहले के बता चुके हैं, देवस्थान कहाँ जाते हैं, आशा लेके, ठीक है, असरारे मार्फत। तो मंदिर, इसके विषय वस्तु क्या है, तो मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना किया है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, देख लेते हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है ना, कहे कि बहुत बार नहीं, चलिए हो रहा है। हाँ, अब क्या होता है, देवस्थान रहस्य कब हुआ है, 1905 ईस्वी में, ठीक है। इसमें देवस्थान रहस्य, देवस्थान का मतलब क्या हो गया, जब ये साफ साफ बोल रहा है कि मंदिर का वर्णन है, ठीक है, क्या है, मंदिर का वर्णन है, तो वहां मंदिर में वर्णन है, तो मंदिर में पहले क्या था, बहुत पाखंड था, आडंबर था, मतलब छुआछूत, आपको मंदिर भगवान को छूने नहीं देगा, दर्शन करने नहीं दिया जाएगा, तो ये सब पहले बहुत था, ठीक है। इसीलिए प्रेमचंद ने लिख दिया इसमें, ठीक है, क्या, मंदिरों का तीर्थ स्थलों में फैले भ्रष्टाचार, बहुत आपको जल्दी वीआईपी ट्रीटमेंट लेना है, जल्दी से मूर्ति दर्शन करना है, तो आप 500 खासे दे दीजिए, ठीक है। तो ये सब होता था, इसीलिए प्रेमचंद ने इस पे लिखा, ठीक है। और क्या होता है, भ्रष्टाचार पाखंड तो ही था। अब क्या करता है, प्रेमा, प्रेमा में क्या है, नाम से ही पता चलता है प्रेम हुआ, ठीक है। प्रेमा में हिंदुओं में विविधा हुई, ठीक है, क्या, विधवा विवाह का समस्या का चित्रण है, ठीक है, विधवा विवाह का, ठीक है, जो कि प्रेमचंद खुल के सपोर्ट करते थे, विधवा विवाह। और सेवा सदन जो वैश्या जीवन से संबंध समस्याओं का चित्रण है, ठीक है, कब, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, सेवा सदन 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। वरदान, ठीक है, वरदान कब है, प्रेम और विवाह का समस्या का चित्रण है वरदान में। और प्रेमा श्रेय, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक रचना और ध्यान देने योग्य है कि ये जो प्रेमा है, ये रचना आगे चलकर, कब, ये रचना प्रेमचंद ने क्या किया, प्रेमा को 1929 ईस्वी में दूसरा नाम से प्रकाशित कर दिया था। क्या नाम से प्रकाशित कर दिया था, एग्जाम में यदि पूछे, अभी तक नहीं पूछा गया, यदि पूछे तो आप लोग याद रखिए, प्रतिज्ञा नाम से, हाँ, प्रतिज्ञा नाम से, प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित किया था। किस नाम से, प्रतिज्ञा नाम से, हाँ, प्रेमा को प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित किया था, कब, 1929 ईस्वी में। सेवा सदन 1918 ईस्वी में क्या चीज है, वैश्य जीवन पर संबंध है। वरदान प्रेम और विवाह का चित्रण है। इसके बाद प्रेमाश्रम, ठीक है, प्रेमाश्रम जो 1922 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। ये सब डेट याद रखते जाइएगा आप लोग। अरे इसमें क्या है, प्रेमाश्रम में औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों का संबंध है, जमींदार और किसानों का द्वारा संबंध दिखाया गया है, ठीक है, जमींदार और किसानों के द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये रंगभूमि, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष, इनका हर एक चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये और ये, ठीक है। रंगभूमि, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, ठीक है, क्या है, औद्योगिकीकरण के दोष, ठीक है, औद्योगिकीकरण का दोष याद आया। महात्मा गांधी क्या बोलते थे, महात्मा गांधी क्या बोलते थे, गांधी जी क्या बोलते थे कि औद्योगिकीकरण करो, लेकिन मतलब वो मशीनी के खिलाफ था, ठीक है, साफ साफ ऐसे बोलो। पूंजीवादियों के शोषण की नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों या शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण, ये रचना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण का चित्रण इसमें मिलता है, ठीक है। या तो ऐसे नहीं तो इतना जानिए कि इसमें सामंतवादी, उद्योग, पूंजीवादी, राजनीतिक एवं बौद्धिक धर्म और उत्पीड़न चित्रण मिलता है, ठीक है, ये सब चीज का मिलता है इसमें। भारतीय इस रचना में क्या मिलता है, औद्योगिकीकरण के दोष, औद्योगिकीकरण का क्या क्या दोष होगा, ये सब मिलता है। पूंजीवादियों का शोषण नीति, कैसे पूंजीवादी शोषण करता है, अंग्रेजों के अत्याचार दिखाया गया, ठीक है, इस रचना रंगभूमि 1925 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रंगभूमि उपन्यास किससे प्रभावित है, ठीक है, कौन सा क्रांति से प्रभावित है। चलिए एक दे दिया मैं आप लोग को टास्क। अब आता है कायाकल्प। कायाकल्प 1926 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट। कायाकल्प मूल रूप से प्रथम लिखा गया उपन्यास हिंदी भाषा में प्रेमचंद जी के कायाकल्प हैं, ठीक है। कायाकल्प, ये कायाकल्प में क्या विषय वस्तु है, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास, सच्चे प्रेम की चित्रण है, ठीक है। पुनर्जन्म की धारणा, समाज
धारणा, पूर्ण जन्म का धारणा, ये पूछा गया है पूर्ण जन्म का धारणा प्रेमचंद के किस उपन्यास में है, तो कायाकल्प में है, ठीक है। पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार विलास का सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। अब ये नहीं समझे, इसका और एक्स्ट्रा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या चीज है कि इसमें एक्स्ट्रा, इसमें अभी एक्स्ट्रा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, जरूर। एक्स्ट्रा इसमें कुछ पॉइंट में अच्छा बताऊंगा। कायाकल्प इतना जानिए कि इसका 1926 में प्रकाशन है, ठीक है, कायाकल्प। और हाँ, ये बताना चाह रहा था कि ये रचना प्रेमचंद का मतलब प्रथम है हिंदी भाषा में, लेकिन प्रौढ़ नहीं है, मतलब उतना अच्छा रचना नहीं जितना रंगभूमि है, क्रमभूमि है, ये सब इतना अच्छा ये रचना नहीं है। इसलिए दोष इस पे लगता है कि कायाकल्प रचना इनका मतलब निम्न कोटि का रचना है, ठीक है। ये था, याद रखिए। हाँ, निर्मला 1927 ईस्वी में, क्या है, निर्मला 1917 ईस्वी में, 27 में, ठीक है, निर्मला 1927 में। निर्मला क्या है, दहेज एवं अनमेल विवाह का चित्रण है, ठीक, क्या दहेज एवं अनमेल विवाह का चित्रण है निर्मला में। अब इसी तरह गबन, ठीक है, क्या है, गबन 1931 ईस्वी में। गबन क्या है, 1931 ईस्वी में। गबन मध्यवर्गीय जीवन की असंगति और अथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण, ठीक है। गबन में क्या मिलता है, अच्छा, ये गबन कोई रचना याद रखिएगा कि कला की दृष्टि से प्रेमचंद का एकदम प्रथम श्रेणी का रचना माना जाता है। क्या, कला की दृष्टि से, किस दृष्टि से, कला की दृष्टि से प्रेमचंद का यह प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना जाता है गबन को, ठीक है। और गबन में एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे आभूषणों का बहुत ज्यादा जिक्र है। क्या, आभूषणों का प्रिय, आभूषण प्रिय बहुत ज्यादा दिखाया गया, ठीक है। आभूषण का प्रिय, आभूषण के लिए एकदम गबन कर जाता है, ठीक है। और क्या है, एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे रंगभूमि हो गया, कायाकल्प, ये क्रमभूमि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। BVI में लिख दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रमभूमि में क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी। क्रमभूमि क्या है, प्रकाशन 1933 ईस्वी, ठीक है। इसमें क्या हिंदू मुस्लिम एकता दिखाया गया है। अछूतों का उद्धार कैसे है, दलितों किसानों को उत्थान की कथा है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझेंगे कि इसमें राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रीय मंदी, हाँ, राष्ट्र आर्थिक मंदी, इसको आर्थिक मंदी लिखना, आर्थिक मंदी, ठीक है, आर्थिक मंदी दिखाया गया इसमें। और एक चीज और दिखाया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला स्वाधीनता आंदोलन। क्या, स्वाधीनता आंदोलन। हाँ, ये जो स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित कौन सा रचना है, तो क्रमभूमि, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्रमभूमि कौन सा आंदोलन से प्रभावित है, स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित है, ठीक है। और मैं आप लोग को एक टास्क दिया हूं कि आप लोग बताइएगा, कि जरूर नहीं पता है तो मैं अगला क्लास में बता ही दूंगा, ये रंगभूमि में कौन सा प्रभावित है, ठीक है, कौन सा ये आंदोलन से प्रभावित है, और देश का नहीं विदेश का आंदोलन से प्रभावित। यदि पता होगा ठीक है, नहीं पता तो फिर मैं बता ही दूंगा। चलिए, क्रमभूमि हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतोद्धार एवं दलित किसानों को उत्थान की बात करता है इसमें, ठीक है। और क्या, आर्थिक मंदी दिखाया गया है, और स्वाधीनता आंदोलन महात्मा गांधी ये भी दिखाया गया है। इसमें अछूतों का किस तरह प्रताड़ित होता था जमींदारों के द्वारा, ठीक है, राजाओं के द्वारा, वो भी दिखाया गया है। स्त्री, और एक चीज और स्त्रियों पे भी बात किया, क्या, स्त्रियों पे भी गंभीर बात किया है प्रेमचंद ने, ठीक है। चलिए, इतना याद रखिएगा क्रमभूमि के बारे में। 1933 में इसका प्रकाशन है। अब आता है गोदान। क्या आता है अब, गोदान। गोदान क्या है, भारतीय किसान जीवन का महागाथा कह सकते हैं। अच्छा, भारतीय किसान जीवन की महागाथा है, ठीक है, एवं ऋण की समस्या अंकन। आप जानते हैं किस तरह ऋण उधार के कारण से, कर्ज के कारण से होरी किस तरह मर जाता है, कितना दुख में रहता है। आप लोग देखे पढ़े ही होंगे, नहीं तो इस चैनल में अनु मैम पढ़ा चुकी हैं गोदान, आप लोग पढ़ सकते हैं जाके। 1936 में प्रकाशन वर्ष है, और किसान जीवन की महागाथा कहा जाता है इस रचना को। अंतिम यही इस रचना ही मुंशी प्रेमचंद ने, यही गोदान रचना ही, गोदान उपन्यास ही पूर्ण रूप से लिख पाया, संपूर्ण कर पाया। मंगलसूत्र लिख ही रहे थे कि इनका बीच में ही मृत्यु हो गया। मंगलसूत्र 1948 में, जो कि अधूरा रह गया, ठीक है, इसीलिए। और 48 में ये पूर्ण हुआ, 1936 ईस्वी में ये
शुरू हुआ था, ठीक है, 1936 में। अब इसका बारे से पहले हम लोग इसके बारे में से पहले कुछ चीज़ हम लोग आप देख लेंगे, ठीक है, कुछ ट्रिक, ठीक है, कैसे याद करेंगे प्रेमचंद के रचनाओं का, ठीक है, जिसे मैं बताया था एक झटके में याद हो जाएगा। तो कैसे याद होगा, तो ऐसे याद होगा, याद रखना, ठीक है। क्या ट्रिक अभी मैं लिख देता हूं, क्या देव, तो एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, क्या देव के प्रेम सेवा दान श्रम, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से रंगभूमि ये जितना नाम लिख रहा हूं ये सब क्या है, उपन्यास का नाम है, ठीक है। रंगभूमि, काया निर्मल हो गया, निर्मल हो गया। अब यहां से लिखना है, अब क्या दूसरा कलर का पेन ले रहा हूं मैं इसके बाद, ठीक है। क्या हो गया, देव, एक रचना हुआ, देव के प्रेम, क्या बोलता है, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से, ये चार को एक के साथ बोलिएगा, ठीक है। क्या, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से, प्रेम सेवा दान श्रम से, क्या देव मतलब मान लेते हैं कि यहाँ भगवान, ठीक है, ईश्वर का प्रेम सेवा, प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, इसके बाद सेवा करते हैं, फिर दान देते हैं, फिर श्रम करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, जिसको कहते हैं, ठीक है। जिससे भगवान की कृपा कैसे पड़ता है, पहले प्रेम करो भगवान से, फिर सेवा उसका करो, ठीक है, पूजा पाठ करो, फिर कुछ गरीबों में दान करो, फिर आप अपने काम के लिए, जिस काम के लिए वरदान मांगे उसके लिए श्रम करो। वही बोलता है कि देव के प्रेम सेवा दान श्रम से, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से रंगभूमि, क्या रंगभूमि क्या, जब देव के प्रेम सेवा दान श्रम से रंगभूमि, जितना काम किया तो भगवान के बाद आया ना जी, तो आपका रंगभूमि में काया निर्मल हो गया। रंगभूमि मतलब जिस मान लेते एग्जाम में बैठने गए, ठीक है, देने के लिए, तो रंगभूमि हुआ वो आपके लिए, वो काया निर्मल हो गया। आपको क्या इतने आशीर्वाद जो कि आप एग्जाम ही निकाल लिए, ठीक है, निर्मल हो गया, काया निर्मल हो गया। कैसे याद रखिएगा, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से रंगभूमि काया निर्मल हो गया। कैसे, 8 उपन्यास यही याद हो गया, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से रंगभूमि काया निर्मल हो गया। ये 8 क्या हो गया, सीरियल नाम से, ठीक। अब कौन कौन सा बच गया, तो बच गया इसमें गबन, अब 4 को तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, गबन, क्रमभूमि, क्या है, क्रमभूमि, गबन, क्रमभूमि, और इसके बाद क्या है, गोदान, और लास्ट में मंगल सूत्र। हाँ, मंगल सूत्र। तो लास्ट में क्या करता है, गबन, क्रमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये तो 4 को बोल ही के याद कर सकते हैं। मंगलसूत्र, गोदान तो आधी ही नहीं करना, क्योंकि गोदान के बाद, गोदान ही लास्ट पूरा कर पाए थे संपूर्ण रचना, इसके बाद प्रेमचंद का अंतिम यही है, इसके बाद ये तो पूरा ही नहीं कर पाए, तो इतना 2 तो आधी नहीं करना है। क्रमभूमि 1933 में आधी ही रखना है, और ये क्या हो गया, गबन, याद रखना है, ठीक है। तो क्या, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से, बोल के देखिएगा 2-4 बार, देव के प्रेम सेवा दान श्रम से रंगभूमि काया निर्मल हो गया, गबन, क्रमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ऐसे याद हो जाएगा। मैं तो इसी तरह याद किया था, आप लोग देख लीजिएगा, यदि आप इससे अच्छा ट्रिक बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर इसी को याद कीजिएगा, 2 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि बच्चन सिंह क्या बोलते हैं इनके बारे में, ठीक है। बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम, ठीक है, प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। यदि एग्जाम में पूछ दे कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास किसको माना है बच्चन सिंह ने, तो क्या, प्रेमाश्रम, किनका, प्रेमचंद के प्रेमाश्रम को, ठीक है। रंगभूमि को भारतीय जनवादी का रंगमंच कहा है, रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनवादी का रंगमंच कहा है। भारतीय जनवादी का रंगमंच मतलब भारतीय जनवादी, भारत के जनवादी मतलब जनमानुष के पास जो चीज उस समय चल रहा था, क्रांति हो गया, कुछ भी हो गया समाज में, वो चीज उसके रंगभूमि उपन्यास में दिखाया गया, इसीलिए जनवादी रंगमंच कहा गया, ठीक है। अब रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधी, क्या यहाँ देखना, ठीक है, रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। क्यों,
तो क्योंकि इसलिए क्या कि रंगभूमि उपन्यास को गांधी का भी प्रभाव उसमें है। क्या गांधी का इसमें प्रभाव है? किसमें? रंगभूमि उपन्यास में। हाँ, रंगभूमि उपन्यास में किसका प्रभाव है? गांधीवाद जीवन का दर्शन, मतलब गांधी का जीवन का दर्शन है, मतलब उसको प्रभावित कह सकते हैं गांधीवाद से। ठीक है, अब यहां तक समझ गए। ये सब याद रखना है आपको कि बच्चन सिंह ने क्या कहा। बच्चन सिंह ने रंगभूमि उपन्यास को क्या कहा है? गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है कि गांधी के जीवन में जिस तरह भूचाल आया या तो कुछ है, उसको उपन्यास के थ्रू भी दिखाए गए उसी तरह में। ठीक है, और उसके प्रभावित थे गांधी जी से, इतना जानिए। बच्चन से फिर लिखते हैं कि महात्मा गांधी की कार्य प्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद की अगाध श्रद्धा थी। प्रेमचंद की मतलब गांधी के जीवन, गांधी के कार्य प्रणाली बहुत पसंद करते थे प्रेमचंद। ठीक है, जीवन दर्शन बहुत पसंद करते थे, व्यक्तित्व उनका बहुत पसंद करते थे। कौन? प्रेमचंद जी। और प्रेमाश्रम गांधी से प्रभावित में ही लिखा था, और गांधी जी से प्रभावित होकर कौन सा रचना लिखा था? प्रेमाश्रम। ठीक है, किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है, और प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा, क्या इसमें दिखाया गया है कि प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा रामराज की स्थापना करना उसका ध्येय था। मतलब उसका उद्देश्य क्या था कि हृदय परिवर्तन, प्रेम के द्वारा हृदय परिवर्तन करके उसका रामराज की स्थापना करना था। ठीक है, किसका? प्रेमचंद। ठीक है, आंशिक रूप से यह बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। बोल्शेविक क्रांति से बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति है। ठीक, बोल्शेविक क्रांति कहाँ का? रूस का एक क्रांति है जिसको प्रभावित है। कौन? प्रेमाश्रम रचना है जो कि बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित है। ठीक है, या गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह लिखा है। क्या? गबन उपन्यास के संदर्भ में बच्चन सिंह लिखे हैं कि मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश। गबन उपन्यास में क्या होता है? मध्य वर्ग लोग, उनके पास उतना पैसा होता नहीं, लेकिन लालच उनका बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 5 लाख एक साल में भी नहीं कमाता है, 5 लाख एक साल में भी नहीं कमाता है, लेकिन उनका सपना रहता है कि बड़ा बड़ा कार, मान लेते हैं कि अभी स्कॉर्पियो में घूमे या तो थार में घूमे। ठीक है, थार में घूमे, ऐसे ऐसे उनके ख्वाब रहते हैं जो कि पूरा भी नहीं हो पाता है, और उसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका पूरा जीवन निकल जाता है, बड़े बड़े इच्छाओं रखने के कारण। तो ये सब चीज दिखाया गया है। ठीक है, वही बोलते हैं मध्यवर्गीय कमजोरियों का पर्दाफाश। मध्यवर्ग के लोग के बीच में क्या कमजोरी है, मध्यवर्गीयों के मतलब मध्यवर्ग के परिवार के बीच में क्या कमजोरी है, वो सब दिखाया गया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमाश्रम उपन्यास किससे प्रभावित है? कौन सा क्रांति से? तो ठीक है, बोल्शेविक क्रांति। कहाँ का? रूस का था। ठीक है, उससे प्रभावित है। आप यहां तक समझ गए होंगे। आपको किस तरह दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग पांडे बचन शर्मा उग्र के उपन्यासों में। ठीक है, क्या? पांडे बचन शर्मा उग्र के उपन्यासों में। अब देखते हैं पांडे बचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का परिवर्तन किया। पत्रात्मक प्रविधि का, पत्र के माध्यम से ऐसा उपन्यास लिखता था। ठीक है, जो कि पहला क्लास में बताए होंगे। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बचन शर्मा उग्र के चंद हसीनों के खतूत 1927 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये मैं कल ही मतलब अगला क्लास में बताए थे। ठीक है, चंद हसीनों खतूत किनका है? पांडे बचन शर्मा उग्र का प्रकाशित है 1927 में। बहुत इंपॉर्टेंट कैसा उपन्यास है? पत्रात्मक प्रविधि में, पत्रात्मक शैली में लिखा गया। ठीक है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल भारत का पत्रिका है विशाल भारत। ठीक है, इसका संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी थे। बनारसी दास चतुर्वेदी ने बचन शर्मा उग्र, वही पांडे बचन शर्मा उग्र को, उनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य, क्या? घासलेटी साहित्य कहा है। घासलेटी साहित्य कहा है किसका? उपन्यासों को, तो पांडे बचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को। ठीक है, घासलेटी साहित्य किसका उपन्यासों को कहा है? पांडे बचन शर्मा उग्र उपन्यासों को। ठीक है, अब आते हैं इनके उपन्यासों में। ठीक है, क्या क्या है? चंद हसीनों का खतूत है, और क्या क्या हो गया? चंद हसीनों का खतूत, इसके बाद दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी। एक सेकंड। हाँ, चलिए। हाँ, क्या? चंद हसीनों का खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जीजी, फागुन के दिन 4, जुहू। ये सब रचना आपको याद करना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि कौन कौन सा रचना।
अच्छा एक चीज और, यहाँ घासलेटी साहित्य क्या चीज होता है आप लोग जानते हैं कि नहीं? घासलेटी साहित्य क्या चीज होता है? सो घासलेटी साहित्य मतलब होता है कचरा साहित्य, मतलब बहुत खराब नजरिए से देखता है। क्या? कचरा साहित्य कह सकते हैं, कचरा साहित्य। हाँ, क्या कचरा साहित्य कह सकता है, लुगदी साहित्य कह सकता है, हल्का साहित्य कह सकते हैं आप लोग, कुछ भी। हाँ, हल्का साहित्य। तो ये मतलब निम्न कोटि के रचना कौन, किसने? बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा है। पांडे विजय शर्मा उग्र के उपन्यासों को बनारसीदास चतुर्वेदी ने कैसा कहा है? घासलेटी साहित्य। घासलेटी साहित्य का अर्थ क्या होता है? हल्का साहित्य, मतलब निम्न कोटि के साहित्य, निम्न कोटि का रचना, और कचरा साहित्य, ये सब होता है। ठीक है, अब इनके रचनाओं को हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? चंद हसीनों के खतूत, जो 1927 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल, दिल्ली का दलाल जो युवतियों का क्रय विक्रय का वाली संस्था का पर्दाफाश। दिल्ली का दलाल, ठीक है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा उस समय कि अभी भी होता है, मतलब युवतियों का क्रय विक्रय। ठीक है, बहुत ज़्यादा युवतियों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें चंद्रसेन हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह। अब हिंदू मुस्लिम का प्रेम विवाह जानबे करते हैं किस तरह होता है, वो मारकाट, उसमें विवाह होता है, बहुत चीज इसमें अंकन हुआ है। ठीक है, इतना याद रखिए। हिंदू मुस्लिम का प्रेम विवाह इसमें चंद्रसेन खतूत में दिखाया गया है। बुधवा की बेटी, ठीक है, बुधवा की बेटी, बुधवा की बेटी मतलब अछूताधार की समस्या। ठीक है, अछूताधार मतलब बुधवा की बेटी, आप समझ रहे हैं कि बुधवा की किसी एक इंसान है, उसका मान लेते निम्न कोटि की है, उसकी बेटी बुधवा की बेटी। ठीक है, अछूत उदाहरण मतलब क्या? अछूतों की समस्या इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और यही रचना को आगे चल करके, यही रचना को कब, यही रचना 1900 बुधवा की बेटी 1928 में लिखा गया था, लेकिन यही रचना 1955 ईस्वी में रूपांतरित, मतलब रूपांतरित समझते हैं, मतलब फिर से अच्छे तरह से संशोधित करके फिर से लिख दिए। क्या? मनुष्यानंद नाम से। कौन नाम से लिखे थे? मनुष्यानंद नाम से लिखा था। ठीक है, और शराबी आ गया 1930 ईस्वी में। ठीक है, शराबी, शराबी में क्या आप देख रहे हैं कि शराब लोग पीता है कहाँ? बहुत खराब शराब घरों में। तो वैश्याओं और शराब घरों का नग्न अर्थात चित्रण। ठीक, वैश्याओं का, शराब पी के जानते हैं कि गंदे गंदे लोग कहाँ जाते हैं? वैश्यालय में जाते हैं। शराब घरों, वैश्यालय का चित्रण शराबी में। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में कई बार। इनके रचनाओं को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हर एक रचना पांडे उड़ के याद रखिएगा आप लोग मुंह पे। तो सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 का। ठीक है, शासन तंत्र की यह व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा दिखाए। सरकार तुम्हारी आंखों में, सरकार की बात हो रहा है, शासन तंत्र का व्यवस्था का खिल्ली उड़ाएगा, दिखाएगा कितना कैसे है सरकार का शासन अभी। अब इसके बाद है चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट बहुत एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना है चॉकलेट। ठीक है, 1927 ईस्वी में। अभी जी 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 क्या करते हैं? जी 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 1937 ईस्वी में जी जी जी, आप यहाँ लगा लीजिए कि ये हिंदू समाज को, स्त्रियों का दिखाया गया। ठीक है, हिंदू समाज की स्त्रियों का, या तो अभी या तो पहले, अभी तो कुछ कम हुआ। क्या करते हैं? एक पति आते हैं घर बाहर से काम करके, पति पता नहीं पी के आवे या तो शराब का सेवन करे, कुछ भी मतलब, और पत्नी को आके, पत्नी डर से कहीं हाथ उतना उठा दे, जी जी सब चीज में जी जी कर रहा है। तो ये सब चीज में क्या हाँ हाँ कर रहा है, इसी चीज को उपन्यास का नाम शीर्षक देके उसने हिंदू समाज के स्त्रियों का पीड़ा का वर्णन किया है। ठीक है, जी जी। फागुन के दिनचर्या 1960 ईस्वी में प्रकाशित है। जुहू 1963 ईस्वी में है, देख लीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिए। अब पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ठीक है, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला माना जाता है कि प्रथम बार, ठीक है, क्या है? जोला। जोला जो है वो पश्चात से आते हैं। ठीक है, पश्चात रूस से आते हैं, इसी तरह। ठीक है, क्या करते हैं? जब उपन्यास, नोवेल में या तो उपन्यास में सबसे प्रथम प्रकृति का चित्रण, ठीक है, प्रकृति का चित्रण किसने किया था? तो जोला ने किया था। लेकिन हिंदी साहित्य में प्रथम बार किसने किया था? तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने किया था। कौन? पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने किया था। प्रकृतिवादी उपन्यास, हिंदी साहित्य के प्रकृति या तो हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासकार का जनक कौन है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। अब आते हैं अब आते हैं जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, जयशंकर प्रसाद पे कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या अर्थात उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। क्या करते हैं? कुछ आलोचक ने किसको माना है? तो प्रसाद को प्रकृतिवादी उपन्यासकार। हाँ,
अब इनके मात्र 3 उपन्यास हैं, ठीक है। क्या है 3 उपन्यास? कंकाल है, तितली है, इरावती है। और उसमें भी इरावती पूरा नहीं लिख पाए, ठीक। कंकाल 1929 में जो पूरा लिखे हैं, क्या है कंकाल पूरा लिखे हैं। इसमें क्या है तत्कालीन समाज का अर्थात, तत्कालीन समाज का अर्थात मतलब उस समय हिंदू समाज में विकृतियों का चित्रण हुआ है। क्या है? विकृतियों का चित्रण हुआ हिंदू समाज में उस समय, ठीक है। साथ में तीर्थ स्थलों का एकदम पाखंड विडंबना दिखाया गया, ठीक है। क्या इसमें दिखाया गया है? तत्कालीन समाज के अर्थात में क्या था? तो हिंदू समाज के विकृतियों मतलब दुष्ट प्रवृत्ति या तो खराब प्रवृत्तियों का, छुआछूत, मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं होने देना, निम्न कास्टों को परेशान करना, ये सब चीज दिखाया गया है इसमें, किसमें? कंकाल में। और तितली, क्या है? तितली 1934 ईस्वी में हुआ, जिसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग पर शोषण करता है। पूंजीपति पैसे वाले क्या करते हैं? जमींदार लोग क्या करते हैं? निम्न वर्ग पे शोषण करता था, जिसमें किसान मजदूर के वर्ग होने वाले अत्याचारों का दर्शाया। एक ही बात हुआ। अब इरावती 1936 ईस्वी में लिखा गया था इरावती, जो कि अपूर्ण रचना है। और कैसा रचना था? ऐतिहासिक। ये सबसे पहले इसका विषय वस्तु क्या है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब जो अपने इतिहास में घटा हुआ पहले से, ठीक है। तो पहले इसमें शुंग वंश के क्या इसमें कैसा था? तो इसमें लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसमें शुंग काल या तो शुंग वंश, शुंग काल का वर्णन है, ठीक है। शुंग काल मतलब, अरे शुंग काल कैसे था? तो सबसे पहले ये मौर्य राजवंशी था, मौर्य समाज, इसका पतन हुआ, इसके बाद शुंग वंश का काल समय आया था, ठीक है। कब? 100 माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व से, ठीक है। ईसा पूर्व से, ठीक है। ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। इसका समय काल था। तो लंबा समय तक रहे हैं देश में, शासन किया है शुंग वंश काल, ठीक है। शुंग काल तो उसी समय का ऐतिहासिक उपन्यास, मतलब उसी समय का यथार्थ चित्रण करता था ये उपन्यास, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? प्रसाद जी आधा ही लिख पाए, ठीक है। लेकिन इसको पूरा किसने किया? तो इनको कहीं कहीं रचनाओं में इसको पूरा किए हैं इरावती को कौन? निराला जी। कौन किए हैं? तो निराला जी ने किया है। यहाँ तक समझ गए? शुंग काल का इसमें चित्रण मिलता है इरावती में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इनके तीनों रचनाओं को आप लोग जबानी याद रखिएगा, ऐसे ही कंकाल तितली इरावती, कंकाल तितली इरावती, ऐसा करके, ठीक है। 2-4 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग चतुर्सेन शास्त्री पे। क्या है? चतुर्सेन शास्त्री पे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इनके कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, मतलब कुछ उपन्यासों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। हृदय की परख 1918 में, हृदय की परख, हृदय के बाद आ गया प्रेम विवाह का, वही बात हो गया प्रेम विवाह की, ठीक है। और प्रेम विवाह की कैसा? तो आजकल के जिस हिसाब से समाज बदल रहा है, क्या करता है आजकल के हिसाब से समाज जैसे बदल रहा है, क्या करता है, एक मान लेते हैं आजकल क्या करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। तो उस समय जिसे आजकल इतना मान लेते हैं मेडिकल साइंस बढ़ गया है, जो कि किसी को प्रेम विवाह करता है, कुछ भी करता है, तो बहुत अभी उपाय है। लेकिन पहले वो इतना समय ऐसा कुछ था नहीं मेडिकल, तो क्या करता है प्रेम विवाह हुआ, मतलब प्रेम हुआ और ऐसे ही गर्भवती हो गई लड़कियां, स्त्रियां, तो बड़ा दिक्कत होता था। इसीलिए एक संतान हुआ और उसको क्या, जैसे संतान हुआ अवैध संतान जिसको, ठीक है, उसी का चित्रण है, जिसको विवाह के पूर्व प्रेम मतलब अवैध संतान हुआ, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इस समस्या का चित्रण हुआ है। हृदय की प्यास है, अमर अभिलाषा है, ठीक है। अमर अभिलाषा में क्या है, विधवाओं, ठीक है, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार, ठीक है। अमर अभिलाषा में क्या विषय वस्तु है, तो विधवाओं पर होने वाले अत्याचार दिखाया गया है, ठीक है। व्यभिचार एक रचना है, ठीक। इनका रचनाओं आप लोग को जो रचनाएं यहाँ रखा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं वही रखा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को याद करना है इसके रचनाओं हर एक, ठीक है। व्यभिचार 1924 में प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन किया गया व्यभिचार में, ठीक है। आत्मदाह क्या होता है, आजादी के लिए आंदोलन में देश प्रेम चित्रण। आत्मदाह मतलब अपने पे आग लगा, दाह मतलब अपने को खत्म कर जला लेना, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह आंदोलन का चित्रण है इसमें आत्मदाह में, ठीक है, नाम से जाना जा रहा है। और इसका एक और रचना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग सब जानते ही होंगे, क्या है, वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू, वैशाली क्या है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं तो वैशाली एक प्रदेश का नाम था जो नगरवधू उस 1948 में है, जिसमें इसका विषय वस्तु देखो, ठीक है। बौद्ध साहित्य, क्या बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र अम्बपाली, ठीक है, क्या है, अम्बपाली के चरित्र को केंद्र में रखकर इस काल को ब्राह्मण, क्या इस काल को ब्राह्मण, बौद्ध, जैन
संस्कृतियों के मध्य टकराव, ठीक है, क्या टकराव तथा मगध, काशी और कौशल और राजगण वैशाली के राजनीतिक संघर्षों का अंकन हुआ है। कितने राज्य का यहाँ चित्रण हो रहा है तो देखना, ठीक है, क्या हो गया, मगध, काशी, कौशल और क्या हो गया, वैशाली, ठीक है। तो यहाँ चार राज्य, मतलब उस समय के हिसाब से 4 प्रदेश, 4 राजा के शासन था, 4 राज्य का यहाँ बात होता था। क्या क्या, मगध, काशी, कौशल, वैशाली, ये सब चीज का बात हो रहा था। जैसे उसमें उतना बड़ा राज्य नहीं था ना, कुछ राजा का छोटा था, कुछ बड़ा था। इसी तरह बिहार प्रांत का ही सब है, लेकिन 4 राजाओं का शासन था, वही 4 अभी के हिसाब से हम लोग राज्य कह सकते हैं, उसका वर्णन है, ठीक है। अब बात आता है, ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए, 1948 में इसका प्रकाशन वैशाली की नगरवधु हुए, किसका है तो देख लीजिएगा आप लोग, सब याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक हो गया चतुर्थ शास्त्री। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और कुछ याद रखिएगा, इसमें महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और वासुदेव का चित्रण मिलता है, ठीक है, तीनों एक साथ दर्शाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यास आप लोग ध्यान में देखिएगा, कैसे एक साथ में बोलिएगा तो याद हो जाएगा। कैसे, अप्सरा, अलका निरुपमा, प्रभावती, ठीक है, चोटी की पकड़, काले करना में, अप्सरा, अलका निरुपमा 3-3 करके लिखिएगा, अप्सरा, अलका निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले करना में। तो 3-3 करके आप लोग कॉपी में लिखिएगा, 5 से 10 बार लिखेंगे कि याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अप्सरा, अलका निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले करना में निराला जी के उपन्यास हैं। इनके विषय वस्तु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं रखा हूँ। चलिए, आप लोग को यदि वीडियो आज तक यहीं था, आगे की क्लास आगे करवाई जाएगी। आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूर दराज तक दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे उन लोगों को अभी उद्धार हो सके, एग्जाम क्वालिफाई कर सके। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोबारा बोलते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय तक आप लोग देखने के लिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए।